नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज के बारे में। काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी स्टॉक के बारे में, क्योंकि हमने कुछ लास्ट वीडियो जैसे नेटवेब अनंत राज के कवर किए थे। वहाँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज भी डीसी को कैटर करता है। उसके वजह से आप देखो तो बहुत अच्छा मूवमेंट आया था 62 से ऑलमोस्ट 130 और अब वहां से क्या लग रहा है, जैसे वो आई थिंक अभी 120 के आसपास से 119 के आसपास, तो यहाँ से क्या लग रहा है किस तरह से मूवमेंट आ सकती है। मैं फंडामेंटल एनालिसिस पूरा करूंगा और बताऊंगा क्या करना चाहिए, बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए स्टॉक के बारे में। चले तो देखते हैं स्टॉक के बारे में। तो स्टॉक अगर आज जैसे मैंने बोला कि एक अच्छी खासी मूवमेंट आई थी यहाँ, अगर आप देख रहे हो तो 62 58 से ऑलमोस्ट आप देखें तो 134, और अभी कुछ 119 रुपये के आसपास से आज ट्रेड कर रहा है। और उसका रीजन जैसे मैंने बताया कि डीसी डेटा सेंटर में कहते हैं ना, ये स्पेशलाइजेशन है। देखो डेटा सेंटर में क्या होता है, वो आगे जाके बहुत डिमांड में रहने वाले हैं। तो वहाँ क्या एक जो फाइबर ऑप्टिक लगता है या जो वायरिंग होती है वो स्पेशलाइज जॉब होता है। और वहाँ स्टरलाइट टेक्नोलॉजी ना थोड़ा आगे है, ऑलमोस्ट 23% उनका कह सकते हैं ना कि रेवेन्यू वहाँ डेटा सेंटर से थोड़ा आने लगा है। आगे जाके वो बढ़ा के 25% से अबाउट जाना चाहते हैं, और मार्केट इसीलिए एक्साइटेड है। लेकिन कुछ चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेगी अगर ये स्टॉक लेना है, तो वो चीज थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, पहली बात तो अगर मैं बात करूँ तो ये एक लॉस मेकिंग स्टॉक है। ऑफ कोर्स लास्ट क्वार्टर थोड़ा प्रॉफिट में आ गए थे, लेकिन आप देखो क्वार्टर टू क्वार्टर अगर यहाँ देखो तो पूरा लॉस ही है। ठीक है, ये अभी आए और इसके वजह से ये स्टॉक काफी हद तक गिरा हुआ है। अगर हम लोग देख भी लेके पिछले 10 साल की हिस्ट्री भी देखे, तो आप देखें तो ऑलमोस्ट 284 तक गया था, फिर वो नीचे आके 658 और वापस बढ़ा है। तो ये एक कहते हैं ना कि एक सेंटिमेंटल चेंज की वजह से ये स्टॉक बढ़ा था। और वन ऑफ द रीजन क्यों स्टॉक प्रॉफिटेबल नहीं रहा है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू अगर आप देखो, मैं रेवेन्यू डायरेक्टली आप देखो तो क्या है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 3 साल का -10 है, 5 साल का -5% है। यानी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रही है। और जब आपका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आएगा तो क्या होगा, आपके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा नहीं आएगा, और दैट इज व्हाट इज हैपनिंग करली, इसलिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ नहीं रही है। हाँ, लास्ट क्वार्टर प्रॉफिट में, तो क्या ये सस्टेन होगा वही देखना रहेगा। दूसरी, हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि भाई चलिए डेटा सेंटर को कैटर करेगा, आगे जाके इसकी डिमांड बढ़ने वाली है। करेक्ट, लेकिन आप देखो वो उसके रेवेन्यू का कितना पोर्शन यहाँ से आ रहा है, तो वो अगर आप देखना चाहते हो तो आप देखो। पहले बात तो आपका 49% उनका जो स्टरलाइट का रेवेन्यू है वो यूरोप से आ रहा है, 31% अमेरिका से। इंडिया में 20% ही आ रहा है, यानी जो रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू सिर्फ 20% ही यहाँ से आ रहा है। यानी आप काफी हद तक यूएस और यूरोप पे डिपेंडेंट हो ना। अभी डेटा सेंटर के वजह से समझ लो वो 25% जो उनका टोटल डोमेस्टिक है उसमें से डेटा सेंटर है, वो शायद वो 40 50% कर ले। लेकिन मटेरियल इम्पैक्ट कितना आएगा इसमें, वो आपको देखना पड़ेगा। मटेरियल इम्पैक्ट कम आएगा, जो मुझे 2 से 5% लग रहा है। आप समझ रहे हो, क्योंकि जो इंडिया को ही शेयर कम है। करेक्ट, और उसमें फाइबर ऑप्टिक 93% है, डिजिटल 6.2% है। ठीक है। अब यूएस की अगर हम लोग बात करें तो यूएस में भी अगर आप देखें तो काफी हद तक कह सकते हैं कि थोड़ा स्लो डाउन की वजह से नो, जो कहते हैं ना कि ऑफ कोर्स एआई स्टॉक्स में काफी तेजी है, लेकिन जो उनकी बेसिक इकोनॉमी इतनी बढ़ नहीं रही है। तो वहां अगर नहीं बढ़ा हुआ है तो प्रॉब्लम है। अगर आप पी रेशो देखो, पी रेशो देखना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रॉब्लम है ये लॉस मेकिंग है, तो इसका पी रेशो नहीं आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, मार्केट कैप टू सेल्स देख सकते हैं। क्योंकि ये लॉस मेकिंग है तो मार्केट कैप टू सेल्स एक एक अच्छा रेशियो होगा जो आप समझ सकते हो। वो ऑलमोस्ट अराउंड 1.2 1.4 है, जो यानी ये बताते इतना महंगा नहीं है। इतना महंगा नहीं है, वो तो क्लियर कट है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि 1 1.5 के आसपास होता है तो स्टॉक इतना महंगा नहीं। लेकिन प्रॉब्लम वही कि यहाँ से क्या रेवेन्यू जनरेशन होगा। अच्छा, बाय द वे, आगे जाने से पहले गाइस अगेन मैं भूल गया, डिस्क्लेमर गाइस, कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। यहाँ जो भी हम लोग डिस्कस करें सिर्फ आपके नॉलेज पर्पज के लिए है। और बाय द वे, आज शाम को 8 बजे अपना सेशन है सेमीकंडक्टर पे, उसकी लिंक दूंगा मैं नीचे कमेंट बॉक्स से, जरूर अटेंड कीजिएगा। वेडनेसडे 8 o'clock, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा, आपको पूरा पता चलेगा कि सेमीकंडक्टर के स्टॉक कैसे आप देख सकते हो, कैसे बाय कर सकते हो, बहुत डिटेल में, और स्टॉक स्पेसिफिक भी बात करेंगे। ओके। तो चले, तो आपने देखा कि इतना यानी इतना महंगा नहीं है। अगर ये प्रॉफिटेबिलिटी आ जाती है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टॉक परफॉर्म भी नहीं कर रहा है, अगर आप देखो तो ऑलमोस्ट नो अपने 60% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। अब दो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वो क्या है।
कि यहाँ से किस तरह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। ओके, वो सबसे मेन बात है। तो अगर उसकी हम लोग अगर बात करें, तो देखो मैनेजमेंट तो काफी हद तक ऑप्टिमिस्टिक, कौन सा मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक नहीं होता, सभी मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। और वो बोल रहे हैं कि भाई हमारा ऑर्डर जो है ना ऑलमोस्ट 4,800 करोड़ का है। अगर आप इसका अगर आप टर्नओवर देखोगे तो अराउंड 4,300 के आसपास है, यानी एक साल का ऑर्डर बुक ऑलरेडी पास है। तो ऑर्डर बुक की दिक्कत नहीं है, ऑर्डर बुक अच्छा खासा है। ओके। और आगे जाके वो कुछ यूरोपियन टेलीकॉम और नॉर्थ अमेरिका ऑपरेटर से भी इनको ऑर्डर बुक मिलेगा। तो इनको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है एग्जीक्यूशन में। एग्जीक्यूशन उस तरह से नहीं हो रहा है। ओके, करंट जो प्लांट यूटिलाइजेशन है उनका 45 to 50% चल रहा है। जो बात कर रहे हैं कि वो 70-80% ले जाएगा, अगर वो ले जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और जैसे जैसे वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डेटा सेंटर का अगर हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ता है और अगर 70% यूटिलाइजेशन होता है, तो हम लोग इबिटा मार्जिन जो 12-13% है वो 18-20% ले जाएंगे। तो वो भी बहुत अच्छा है कि अगर देखो इबिटा मार्जिन बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ेगी। तो जैसे लॉस मेकिंग है तो प्रॉफिटेबल होगा, तो ये कंपनी और अच्छी तरह से नो कह सकते हैं कि आगे जाके इन्वेस्टर को फायदा दे सकती है। तो यूटिलाइजेशन अभी कितना होगा वो मेन है। यूएस फैक्ट्री जो होती है ना वो सिर्फ 30% यूटिलाइजेशन कर रही है, जो बहुत ही कम है। ओके, अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में अभी भी इनका जैसे 20-25% ही है। आगे जाके देखते कि डेटा सेंटर उनके वजह से उनका कंट्रीब्यूशन किस तरह से बढ़ रहा है। जो एसटीएल डिजिटल है यानी स्टरलाइट लिमिटेड डिजिटल, वो कुछ 5% टॉप लाइन को कंट्रीब्यूट करते, लेकिन उसका मार्जिन ठीक ठाक है। आप बोलोगे कि एक आपको पता है बीएसएनएल का एक आई थिंक 2,600 करोड़ या 2,300 करोड़ का ऑर्डर मिला था, लेकिन वो उनकी सब्सिडरी का था, डीमर्ज एंटिटी यानी एसटीएल नेटवर्क का था। उसमें से इनको फायदा नहीं हो रहा है। एक्चुअली वो न्यूज के वजह से भी स्टरलाइट भाग गया था। तो देखो क्या होता है कि जब स्टॉक इतना गिरा होता है ना, कोई भी न्यूज होती है ना, तो ये स्टॉक भागने लगते हैं। अभी नेट डेट जो है, नेट डेट अगर आप बात करो तो ना ऑलमोस्ट अभी 1,300 करोड़ है। और जो 2.3 टाइम्स है उनकी नो इक्विटी के सामने, वो बोल रहे कि आगे जाकर हम बिलो 2 रखेंगे। और अगर वो होता है तो ठीक है चलो कंट्रोल में, लेकिन तो भी 2 जो डेट टू इक्विटी वो ऑन अ हायर साइड ही है। अगर आप देखें, अगर मैं आपको बताऊं कि किस तरह से नो इनका इंटरेस्ट कॉस्ट काफी बड़ा है। इंटरेस्ट कॉस्ट है ना एक तरह से इनको इम्पेक्ट आ रहा है। आप देखिए तो ये जो इंटरेस्ट कॉस्ट है ना अच्छा खासा रहता है इनका ओवरऑल। ओके, अगर आप एनुअल फिगर देखोगे ना तो वो भी अगर आप देखो इंटरेस्ट कॉस्ट नो ये रहा, इंटरेस्ट कॉस्ट नो अच्छा खासा है। तो ये रहता है, इसीलिए इनका प्रॉफिटेबिलिटी में थोड़ा इम्पेक्ट आ रहा है। लेकिन इनको जो मेन काम करना है, अब बात करते हैं कि क्या करना चाहिए था अपन इसमें। देखो 2-3 सिनारियो में देता हूँ। पहला सिनारियो कि अगर डेटा सेंटर में अगर चीज़ें बढ़ती है, डेटा सेंटर का सेल्स बढ़ता है आगे जाके, तो इनको फायदा होगा, मार्जिन इंप्रूवमेंट होगा। लेकिन कितना होगा, क्योंकि इंडिया का सेल्स कम है, इसलिए मुझे यहाँ ये जो मेरा सबसे कंसर्न है कि ये रेवेन्यू ऊपर जाना चाहिए। ये रेवेन्यू जब तक ऊपर नहीं जाएगा, जो स्टैग्नेंट है, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। प्रॉब्लम ये है कि यूएस यूरोप अभी भी डाउन है। ठीक है, आगे जाके अगर यूएस यूरोप का अगर सेल स्ट्रांग होता है और डेटा सेंटर और प्लस इंडिया का, तो आई थिंक ये इजीली प्रॉफिटेबल रहेगा। और प्रॉफिटेबल रहेगा तो अपने आप वैल्यूएशन बढ़ने लगेंगे। अभी जो वैल्यूएशन है कंपेरेटिवली जो लॉस में कि उसके सामने ज्यादा है, यानी कह सकते हैं कि इतने भी ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर प्रॉफिटेबल होता है तो ये एक अच्छा इंक्रीमेंटल यहाँ प्रॉफिट आ सकता है। तो देखो ये एक रिस्क ऑन है, वो आपको देखना है। ट्रेंड देख के तो जिस तरह से मैनेजमेंट ने काम किया अभी तक लगता नहीं है कि इतना होगा। अभी आपको अगर पोजीशन बनी है तो थोड़ा रिस्क है। तो मेरे हिसाब से आई थिंक अगर थोड़ा और नीचे आ जाए, ये 120 है या 100 के नीचे आ जाए कुछ, 105 और के आसपास, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी हो तो ही एंटर करना। या दूसरा सेफ ऑप्शन मैं बोलता हूँ कि अगर आप क्वार्टरली रिजल्ट देख लो, क्वार्टरली में मुझे पता इस बार पता चलेगा हमें कि कंपनी क्या करना चाहती है, क्या गाइडेंस और किस तरह से आगे वो यूरोपियन यूएस और इंडियन ऑपरेशन है, वहां से बहुत क्लैरिटी आएगी कि कैसे जाना है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखो तो बेटर है। आई थिंक इस लेवल पे तो मुझे नहीं लगा, अगेन जस्ट फॉर एजुकेशन में, यहाँ कोई मैं 22 साल ऐसा नहीं बोल के ले लो। मेरी कोई पोजीशन नहीं है, पर हमारी क्लाइंट्स की होगी तो मुझे पता नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो बस इतना कहना था गाइस। फंडामेंटली मैंने बताया, होप ये वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट टू एवरीवन। और मैंने लिंक दी आज शाम के सेशन की,
प्लीज कमेंट बॉक्स में चेक करना। सेमीकंडक्टर पे हम लोग डिटेल में बात करने वाले। सो थैंक यू वेरी मच गाइस। सी यू देन। बाय बाय।